हाँ जी गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज पहली बार हमारे साथ एक बहुत ही डिफरेंट जॉनर के गेस्ट हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं उनसे बात करने के लिए। हमारे साथ है इंडिया के यंग गेस्ट, रेकी एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट आयुष गुप्ता सर, जो कि सिर्फ 20 साल के हैं और इतनी यंग उम्र में इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ अपने इंस्टीट्यूट्स खोल रखे हैं, कितने सारे लोगों को रेकी और टैरो के बारे में सिखाया है। इंटरनेशनली भी ये इंडिया के कल्चर को लेकर जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम सर। थैंक यू सो मच भाई फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आप लोग के पॉडकास्ट में आना ही ऑडियंस को रेकी के बारे में और टैरो के बारे में इन्फॉर्म करना है और अवेयर करना है। एंड आप लोग से बेहतर कौन ही होगा अच्छे तरीके से बताने के लिए। भाई आप हो, आप हमें बताओ। हम तो मीडियम है आप लोग के थ्रू। हाँ, तो भाई हाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं समझना जो चाहूँगा वो है रेकी टर्म। मुझे इसका मतलब नहीं पता है, तो आप प्लीज़ हमें बताओ क्या होती है। बेसिकली रेकी दो शब्दों से बना है। अगर मैं गूगल के हिसाब से बताऊं तो रे और की, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। सो यूनिवर्स में जो भी चीज़ें होती हैं, हमारी लाइफ जिस भी तरीके से रिवॉल्व होती है, पॉजिटिवली नेगेटिवली, यूनिवर्स में हर एक चीज़ जो हो रही है वो एनर्जीज़ की वजह से हो रही है। पॉजिटिव एनर्जीज़ एंड नेगेटिव एनर्जीज़। सो फॉर एग्जांपल हमारी लाइफ में कुछ भी अगर इम्बैलेंसेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, चक्रास बैलेंस इम्बैलेंस होते हैं, ऑरा इम्बैलेंस होता है, वो नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से होता है। उन नेगेटिव एनर्जीज़ को रेकी यूनिवर्सल एनर्जीज़ के थ्रू बैलेंस करती है। इसमें कुछ साइंटिफिकली प्रूवन सिंबल्स हैं, जो कि आपने सुना होगा किरलियन फोटोग्राफी, जिसके थ्रू आपका ऑरा रीड होता है, ऑरा की एक पिक्चर आती है। जो कि साइंटिफिक कैमरा है। उस साइंटिफिकली प्रूवन कैमरा से इन सिंबल्स की फ़ोटो ली गई है। दैट जहाँ भी ये सिंबल बनाया जाएगा उस एरिया में, उस आई गेस उस सरफेस में वो एनर्जीज आती हैं। एंड जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनका इन्फ्लुएंस हटा के पॉजिटिव एनर्जीज फुलफिल करती हैं। तो इन एनर्जीज की वजह से, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, ये मतलब मेंटल हेल्थ और फिजिकल पे, इन सब पे असर आता है। और करियर वाइज मतलब अगर तुम्हारा नेगेटिव एनर्जी है तो तुम्हें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल। एग्जैक्टली मतलब रेकी सिर्फ हेल्थ वाइज फोकस नहीं करता है, ये आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ रिलेटेड, पर्सनल लाइफ रिलेटेड। तो ब्रो ये प्रोसेस कैसे होता है और आप मतलब कैसे सीखा आपने? एंड अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है जिसे इसकी ज़रूरत है तो कैसे वो आप उसको डील करते हो, कैसे हैंडल करते हो, उसके बारे में कुछ बताओ। बेसिकली ये सेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको हीलिंग चाहिए तो आप इन जनरल कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके चक्रास बैलेंस करने के, क्योंकि चक्रा हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 70,000 प्लस नर्व्स होती है हमारी बॉडी में, जिसके 108 एनर्जी सेंटर्स होते हैं। और आपने सुना होगा 7 चक्रास, तो 7 वो मेन एनर्जी सेंटर्स हैं। वो अगर बैलेंस होते हैं तो आपकी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम, आपके ऑरा में, या एनजाइटी, ओवर थिंकिंग लोग इस समय फेस करते हैं मोस्टली आज के टाइम में। जो एक मेजर ग्रोइंग चीज़ है डिप्रेशन, ये चक्रास इम्बैलेंस होने की वजह से भी काफ़ी ग्रो होती हैं और काफ़ी एक्टिवली लोग सफ़र करते हैं इस चीज़ से। तो आपके चक्रास बैलेंस करने के लिए आप कर सकते हैं, ऑरा बैलेंस करने के लिए हीलिंग करवा सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल जैसा आपने पूछा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है कि नहीं, तो करियर से रिलेटेड या कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आपका पहले हम एनालाइज करते हैं आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, आपकी फ़ोटो के थ्रू। अगर आप 1-on-1 नहीं कर रहे हैं तो डिस्टेंस में आपकी फ़ोटो भी रिक्वायर्ड होती है, और अगर हम 1-on-1 कर रहे हैं तो फ़ोटो इज़ नॉट नेसेसरी। आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आपके एनर्जीज एनालाइज होती हैं, कहाँ कौन से ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ कौन से इम्बैलेंसेज हैं, उन इम्बैलेंसेस में कितना टाइम लगेगा हील होने में, कितने सेशंस लगेंगे, क्योंकि बेसिकली एक सेशन 7 मिनट से लेके 1 घंटे का होता है। एंड वो एनालाइज कैसे हो जाता है ब्रदर? थ्रू अ मेडिटेशन प्रोसेस डन बाय अस, थ्रू दो सिंबल्स व्हिच आई टोल्ड यू। तो जैसे सपोज मैं आपके पास आया एंड आई टोल्ड यू अ प्रॉब्लम, तो आप उसी समय मेडिटेट करोगे मेरे सामने टू एनालाइज माय एनर्जीज, या फिर आप थोड़ा टाइम लोगे उस चीज़ को? नहीं, ऑफ कोर्स एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद, बिकॉज मेरे को एक बार आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम ही और शी इज़ फेसिंग। सो उसके बाद एक प्रॉपर सेशन होता है 7 to 15 मिनट्स का, जो कि ऐसे ही कहीं भी नहीं कर सकते हैं वो। स्पेसिफिकली एक जगह, एक शांत जगह होनी चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्टर्बेंस, कोई भी तरह का साउंड नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड में एक साउंड प्ले होता है, जो कि हम लोग, जो द साउंड आई यूज़,
उस साउंड में कोई भी इलेक्ट्रिक या कोई भी नए ज़माने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं है। आपको जो भी उसमें साउंड्स मिलेंगे नेचुरल होंगे। तो जो साउंड फ्लूट हो गया या झरने की आवाज़ हो गई, तो उन सारी आवाज़ों से आपके माइंड में, आपके ब्रेन में एक फ्रीक्वेंसीज क्रिएट होती हैं और आपको उस साउंड से भी अफेक्ट मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं और रेकी एनर्जीज तो डेफिनेटली हैं ही। भाई जब लॉन्ग डिस्टेंस हीलिंग करते हो आप, मतलब मैंने ना पहले करवा रखी है, मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, शी वाज इन शिकागो, तो वो रेकी करती थी। तो ऐसा कुछ रहता है कि फ़ोटोज़ मांगते हैं, करंट फ़ोटो चाहिए रहती है अलॉन्ग विद द डेट ऑफ बर्थ एंड नेम एंड एवरीथिंग, फिर फोटोज़ भी देनी, ऐसा कुछ भी रहता है? यस भाई, क्योंकि नेम, फोटो और डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज़ है कि हम एनर्जीज को बता रहे हैं कि ये स्पेसिफिक पर्सन है, इसी की ही हीलिंग करनी है। तो फोटो सिर्फ अगर फोटो से करेंगे तो हमने सुना है कि एक ही शक्ल के बहुत सारे, मतलब 7 लोग होते हैं शायद। सच बात है। इनफैक्ट डेट ऑफ बर्थ और नेम के साथ भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बट तीनों चीज़ें जब हमारे पास हैं तो तीनों चीज़ें एक ही टाइम पे सारी चीज़ें मैच नहीं हो सकती। नेम, फोटो और डेट ऑफ बर्थ सबका 7 लोगों का भी सेम नहीं हो सकता। फेस सेम हो सकता है, डेट सेम हो सकती है, नाम सेम हो सकता है, बट तीनों चीज़ें एक ही समय पे सेम नहीं हो सकती हैं। तो एक कन्फर्मेशन भी होती है और आपके फ़ोटो में ऑफकोर्स एनर्जीज, आपका ऑरा दिखता है, उससे काफ़ी एनर्जीज हमें पता चलती हैं थ्रू फेस रीडिंग ऑल्सो, थ्रू इंट्यूशंस ऑल्सो। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। आपका फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ अगर 18 है तो 18 दैट मीन्स 1 + 8 = 9। आपका ये नंबर आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकता है। आपकी लाइफ की बहुत सारी डिटेल्स मुझे पता चल सकती हैं सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ से। अच्छा ब्रदर, अगर डेट ऑफ बर्थ जिस दिन हम इस दुनिया में आए उस दिन हम बहुत सारी डेस्टिनी लेकर आए, है ना, बहुत सारे ट्रेड्स, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट है, एंड अगर कुछ होना ही है तो वाई वुड यूनिवर्स अलाउ इट, मतलब रेकी एज अ थिंग टू चेंज इट, मतलब वाई कि आप कैसे चेंज कर सकते हो जो होना लिखा है, या अगर मतलब कभी आपने फेलियर फेस करें या फिर मतलब कि ये होना ही था, अब कुछ नहीं कर पाए, हमने ट्राई करा, ऐसा हुआ है? एंड रेकी ऐसा मीडियम क्यों बना कि भाई जो डिसाइडेड है वो चेंज हो सकता है? सी ऑफ कोर्स रेकी, अगर आप लोगों के इंटरेक्शन में आ रहे हैं, आपको रेकी के बारे में पता है, एंड अगर आप रेकी पे ट्रस्ट करके आप रेकी करवा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स का एक गाइडेंस है कि यू आर गेटिंग वन ऑफ द सपोर्ट टू मेक सम स्पेसिफिक थिंग्स बेटर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मीडियम पता नहीं है, बहुत सारे लोग ये सर्विस ले नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग हीलिंग नहीं ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके डेस्टिनी में भी लिखा हुआ है कि आप इस जगह पे अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या कुछ भी फेस कर रहे हो तो आपके पास एनर्जीज हैं जो आप बैलेंस कर सकते हैं, आप उसका सपोर्ट ले सकते हैं उस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो मतलब ये भी लिखा ही हुआ है कि यार ठीक है, अगर कि तुम्हें रेक, हाँ, एंड आपने फेलियर फेस करें कि कभी आपने चाह के भी नहीं कर पाए? फेलियर्स तो हाँ, मतलब आई विल नॉट से कि नहीं, एक भी केस नहीं ऐसा अनसॉल्व्ड केस नहीं है। ऑफकोर्स बहुत सारे केसेस हैं जो अनसॉल्व्ड हैं, जैसे कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे केसेस हैं जो एंड मोमेंट में आ रहे हैं, जो कि कम टाइम मिलने की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें करियर से रिलेटेड है, अभी आपके लिए वो आपको कुछ और अचीव करना है, आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, बट आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप उस पर 100% नहीं दे रहे हैं। सिर्फ एनर्जीज़ के सपोर्ट से नहीं होता है। प्लस अगर एनर्जीज़ में हमें हीलिंग के टाइम पे लग रहा है आप ये अचीव नहीं कर सकते हो या ये चीज़ हील नहीं हो सकती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सजेशंस और गाइडेंस मिलते हैं। एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी नॉर्मल, जो हम मतलब देखते आए हैं, पंडित जी के पास चले गए, कुंडली दिखा ली, या वो भी बेसिकली करते डेट ऑफ बर्थ और उसके बेसिस पर ही हैं, तो रेकी और उसमें डिफरेंस क्या है? सी एस्ट्रोलॉजी में जहाँ तक मुझे आइडिया है प्लैनेट्स के बेसिस पे होता है, प्लैनेटरी साइंस है। इसमें हम सिर्फ एनर्जी, सिर्फ एक यूनिवर्सल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं, फॉर एग्जांपल आपने कप उठाया है तो एक फ्रिक्शन के थ्रू, एक एनर्जी के थ्रू आपने उसको उठाया है, राइट? तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं मैटर करती है आपके हर एक स्टेप्स में। आप अगर चल भी रहे हो तो उसमें भी एक एनर्जी का सपोर्ट है, अगर आप कुछ सोच भी रहे हो आपके क्राउन चक्रा, आपके थर्ड आई चक्रा के सपोर्ट के वजह से कर पा रहे हो। तो हम सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करते हैं, देयर इज नथिंग रिलेटेड टू प्लैनेट या ऐसा कुछ नहीं है। एंड रेकी का ओरिजिन कौन से कंट्री या कौन से कल्चर से आता है? जो आपने नाम लिया था एक साइन का,
वो काफी जापानीज साउंड कर रहा था, तो कहाँ से ओरिजिन है इसका? सी ओरिजिन अगर मैं बोलूँ तो ये है तो इंडियन ही, क्योंकि बहुत सारी इंडियन थेरेपीज़ हैं, बहुत सारी इंडियन हीलिंग थेरेपीज़ हैं और भी विद्याएं हैं जो बाहर जा चुकी हैं। आपने सुना होगा गौतम बुद्धा स्पर्श चिकित्सा करते थे, तो ये वही हीलिंग थेरेपी है, बट उन्होंने सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर को सिखाया था, ग्रैंड मास्टर आनंद। और वो ऐसा चाह रहे थे कि ये बहुत सारे लोगों में स्प्रेड ना हो ये हीलिंग थेरेपी या एक चिकित्सा जो उनके पास है, तो उन्होंने और किसी को नहीं सिखाई, तो ये हीलिंग थेरेपी लुप्त हो गई थी इंडिया से। तो 1904 को ये हीलिंग थेरेपी रीइन्वेंट की डॉक्टर मकाओ उसूई ने। हाँ, क्योंकि मैंने भी नेट पे सर्च किया था रेकी, तो ये लिखा रहा था कि जापानीज में हुई थी ये। या मतलब अभी इसको अगर आप वही अगर गूगल में आप सर्च करोगे तो ये जापानीज़ हीलिंग थेरेपी बोली जाती है। और इसका भी एक काफ़ी अच्छी स्टोरी है। 1904 को जब ये रीइन्वेंट हुई तो उसके कुछ टाइम के बाद वो भी स्प्रेड नहीं कर रहे थे लोगों को, बट उनको इंट्यूशन आया वर्ल्ड वॉर 2 का। तो उन्होंने अमेरिका की एक डॉक्टर हयातो हैं, उन्हें बोला कि अब इस हीलिंग थेरेपी को रोकना नहीं है, इसको पूरे वर्ल्ड में जितना ज़्यादा हम स्प्रेड कर सकते हैं, जितना ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकते हैं इसके बारे में, वो करना है। तो डॉक्टर हयातो ने ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको प्रमोट किया। इंडिया में आई गेस 1995 के बाद से ज़्यादा यहाँ इंक्रीज़ हुआ है, 2000 के बाद ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। तो अभी कैसा है, मतलब बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं इंडिया में और रेडीली अवेलेबल, या बहुत लिमिटेड लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी भी लिमिटेड हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है हीलिंग के बारे में। बहुत कम है अभी आम जनता तक में। मेरे को नहीं पता था ये टर्म। हाँ, बहुत सारे लोगों को रेकी के बारे में पता भी नहीं है, और बहुत सारे हीलर्स ऐसे भी हैं कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ नॉलेज नहीं है ज़्यादा रेकी के बारे में। हाँ, लोगों की मेंटालिटी भी थोड़ी ऐसी है कि रेकी भी क्या करेंगे, रेकी यार चलो जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। राइट। तो मतलब बहुत सारे लोग उसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं, या बहुत सारे अलग अलग मिथ्स हैं। तो ब्लैक मैजिक तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस। और इस रीज़न से, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम हीलर्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी हीलर्स हैं जो इसके थ्रू सिर्फ पैसे कमा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं इंसानियत को ही डिवाइड कर देता है कि आप मुझे इतने पैसे दो तब मैं आपकी ये प्रॉब्लम ठीक करूँगा। मतलब फॉर एग्जांपल अभी किसी को एक स्पेसिफिक हेल्थ इशू है कि मेरे को, आप एक हीलर के पास जा रहे हो, वो बोल रहा है आपको कि आप 10,000 रुपये दो तब मैं आपकी ये हेल्थ इशू ठीक करूँगा। तो ये ऑफकोर्स रेकी में एनर्जी एक्सचेंज का एक रूल है कि अगर मैं एनर्जी का एक साइकिल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपको एक एनर्जी का एक एक्सचेंज देना काफ़ी ज़रूरी है। बट आई कैन नॉट से कि आप 10,000 दो तभी मैं ठीक करूँगा। तो ये थोड़ा एक ग्लिच चल रहा है इंडिया में जो। बट भाई ये टेक्निकली ठीक नहीं कह सकते इस चीज़ को। ठीक है, वैसे अगर कोई हीलर कह रहा है कि यार मैं तो इतना ही चार्ज करूँगा, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? वो अपनी ये मैं इसमें अगर हम बिजनेस प्रोस्पेक्ट से देखे जाए तो कुछ भी गलत नहीं है, एंड फिर देखा जाए तो गलत सही कुछ भी नहीं है। बट ये हीलिंग थेरेपीज, यूनिवर्सल एनर्जीज की ऐसी फील्ड होती है ना ये, कि आप पूरा बिजनेस माइंड से नहीं सोच सकते। इसमें थोड़ा ये नेचर भी होना चाहिए कि यार हेल्प भी तो करनी है लोगों की। ये प्राइमरी रीजन होता है, ये प्राइमरी इंटेंशन है कि आपको हेल्प करनी है। आप एक सोशल वर्कर हो, पैसे कमा रहे हो क्योंकि आपको हम बोल रहे हैं। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप अलाउड नहीं होते कि आप एक सिंगल रुपए नहीं ले सकते, बट बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो चीज़ें भी। लाइक अगर आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स देखें, मेरे भी कनेक्ट में बहुत सारे लोग हैं जो आपकी कुंडली देखेंगे, आपको सजेशंस देंगे ना, आपको फ़ायदा होगा, बट वो चार्ज नहीं कर सकते, 1 रुपये चार्ज नहीं करते। तो मेन प्रियोरिटी हम कभी रख ही नहीं सकते हैं कि पैसे कमाने। मेन इंटेंशन शुड बी हीलिंग द प्रॉब्लम। और ये आपने जैसे सीखा और किसी को भी सीखना हो, आपने 12 साल की उम्र से सीखना शुरू करा। 12 साल में तो हम बैट बॉल के लिए लड़ते थे, और कि मेरा बैट है मैं बैटिंग करूंगा। कहाँ गवाना है, पढ़ाई से अलग। हाँ। पढ़ाई से अलग। सही और में। आप बैठ के मेडिटेशन। हमने तो मतलब एक तरीके से मौज मारी, आपने भाई मौज कम मारी है यार। मतलब मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि तब भी मेरे को बहुत मजा आता था या दिस वाज फन फॉर मी, आपके लिए वो फन था। मैं भाई लेकिन आपको भी तो आपके पेरेंट्स ने। हाँ, मतलब वही होता है कि एक इनिशियल टाइम में आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो मेरे डैड ने गाइड किया था, बट वही था कि 12 साल की एज में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी ऐसा कुछ खास सोचा नहीं था कि भलाई करेंगे दुनिया में जाके लोगों की। और वैसे भी बनियाओं वाले काम से थोड़ा अलग है। आप बनिया हो ना, तो बेसिकली बिजनेस होता है। और डैड के माइंड में भी कैसा है, उनको भी कैसा लगे कि मैं अपने बेटे को ये करवा। वो काफ़ी स्पिरिचुअल है। मतलब बचपन में जब मैं 1 साल का था तो मेरे को 1 साल की एज में
वैष्णो माता के दर्शन करवाने लेके जाना, जितनी मतलब किसी भी शहर जा रहे हैं तो शहर के नाम से पहले वहाँ मंदिर कौन सी है वो पता होती थी हमें। तो स्पिरिचुअलिटी में तो वो तो अंकल भी करते हैं रेकी अंकल? नहीं वो सिर्फ स्पिरिचुअल हैं। अच्छा, तो इसमें मतलब स्पिरिचुअलिटी में फैमिली का भी असर होता है। अंकल प्रॉपर बन गया है। प्रॉपर। मैं कह रहा था कि फैमिली का भी बड़ा योगदान होता है कि तुम्हारा स्पिरिचुअल वे में तुम्हें टुवर्ड्स जाना या नहीं जाना, तो उसमें फैमिली भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक्चुअली क्योंकि ये एक फील्ड भी ऐसी है ना भाई कि बहुत सारे फैमिलीज एक्सेप्ट ही नहीं करती, क्योंकि लोगों को लगता है कहाँ स्पिरिचुअलिटी में आप जाओगे, मेजर लेवल पे ग्रोथ। उनका फर्स्ट थॉट ये है बाबा बन जाओगे तुम तो क्या करोगे। वो भी, लेकिन आज के टाइम में बाबा बनना लोगों को मजा आता है। वो बाबा बन के कुछ और ही कर रहे होते हैं, लेकिन मतलब हर तरह के लोग हैं। मतलब वही है, लेकिन आज के टाइम पे लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी में बच्चों को भेजें, स्कोप नहीं है या समथिंग लाइक दैट, या क्या करेंगे इसमें जाके। लेकिन मेरे फैमिली में अगर स्पेसिफिकली मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो उन्होंने हमेशा यही बोला है, स्पेशली मम्मी के केस के बाद। हाँ, वो मैं चाहूँगा आप ऑडियंस को बताओ, क्योंकि वो एक बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही पॉजिटिव और नहीं वो मतलब वही एक मैंने बोला ना कि 12 साल की एज में मैंने ऐसा कुछ खास सोचा नहीं था कि मुझे करना है या भलाई करनी है। बट एक अगर मैं डायलॉग के वाइज बोलूँ कि एक लाइफ का टर्निंग मोमेंट था वो, क्योंकि एट द एज ऑफ 12 जब मैंने रेकी सीखी ही थी, उसके 2 से 3 महीने बाद मेरे मॉम को थ्रोट कैंसर डायग्नोज हुआ था। सो ऑफकोर्स सुना तो था ही कि रेकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हील कर सकता है, तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं, शायद हो जाए। और कैंसर ऐसी चीज़ थी, मम्मी से ज़्यादा पूरा परिवार सफ़र कर रहा था कि, और 2013 या 2014 की बात है, उस टाइम कीमोथेरेपी एंड ऑल भी ज़्यादा थी नहीं। सो 3 से 4 महीने लगातार मैंने हीलिंग की, लाइक रात को हीलिंग एक्टिवेट करके उनके गले पे हाथ रख के सो जाता था मैं, तो ये एक शेड्यूल बन गया था 3 महीने के लिए। तो नागपुर की एक हॉस्पिटल में 3 से 4 महीने के बाद मेरे डैड मॉम को लेकर गए, एंड डॉक्टर्स वर शॉक्ड कि ये प्रॉब्लम हील हो चुकी है। उन्होंने सिर्फ एक सिरिंज लिया इंजेक्शन का, और थ्रोट में एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर था, तो उन्होंने एक फ्लूइड निकाला है। उन्होंने बोला कि गुप्ता जी इस बायोप्सी कहते हैं ना उसको। नहीं, एक इंजेक्शन से ही बस एक फ्लूइड निकाला, और उन्होंने जस्ट बोला कि गुप्ता जी इस प्रॉब्लम के लिए आप दोबारा आइएगा मत इधर, क्योंकि ये 100% ठीक हो चुकी है, और क्या कैसे ठीक हुआ हमें भी नहीं पता है। एंड आई वॉज लाइक कि ओके, ये कहीं ना कहीं, क्योंकि आज के टाइम में इतने सारे लोग हैं ना, कोई छोटी प्रॉब्लम कोई बड़ी प्रॉब्लम को लेकर सफ़र कर रहे हैं, तो मेरे अंदर से ही निकला कि मुझे ऐसा करना चाहिए। बट वही कि 12 साल का ही था, तो पापा ही थे जिन्होंने बोला कि नहीं तुझे करना चाहिए। नहीं तो मैं इतना यकीन के साथ बोल सकता हूँ, अगर उस टाइम पे पापा ने बोला होता ये नहीं करना तो नहीं करना है, कुछ और करेंगे, कुछ और करना है, मतलब ठीक है इंजीनियर बन जाएंगे, तो कुछ भी, मतलब मेरे घर पे मोस्टली इंजीनियरिंग ही की है लोगों ने, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल दिया। और अभी आपका कॉलेज चल रहा है साथ साथ, तो आपने अपना ही जॉनर का वो उठाया साइकोलॉजी। हाँ। तो अभी वो कैसा चल रहा है? बैक वैक आ रही थी आप बता रहे थे। ये पता होने के बाद भी कैसा चल रहा है पूछ रहे हो? मैं तो लोगों के लिए पूछ रहा हूँ ना। ये तो नमक छिड़कना हो गया जख्म पे। अरे 2 साल से ऑनलाइन एग्जाम दिए नहीं मैंने, और सितंबर अक्टूबर इसी साल में 2 साल के एग्जाम्स एक साथ ऑफलाइन में दिए हैं, तो एक्स्ट्रा नॉलेज है थोड़ा साइकोलॉजी की। भाई उस बारे में बताओ, आप बता रहे थे अभी कि आपने अमिताभ बच्चन को भी हील किया था, उनको भी रेकी दी थी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, उसके बारे में बताओ, कैसे हुआ कैसे? भाई वो मतलब मुंबई नए नए शिफ्ट ही हुए थे, मैं बेसिकली जबलपुर से हूँ, बट फिर मुंबई 2016 में शिफ्ट हुए। तो मेरा भाई राइटर है, जितने भी कॉमेडी शोज हैं, द कपिल शर्मा शो, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल जो आता था, सो मतलब मोस्टली जितने भी कॉमेडी शोज आ रहे हैं अभी, तो उनके थ्रू मैं काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई इंडस्ट्री में, एंड वहाँ से एक स्टार्ट मिला मुझे। सो 2017 में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया ने मुझे यंगेस्ट रेकी हीलर ऑफ द वर्ल्ड के रिकॉर्ड से नवाजा। और क्या एज थी आपकी उस टाइम? मेरी एज 15 या 16 रही हो भाई। सो उस टाइम पे मुझे अमिताभ बच्चन सर के थ्रू वो अवार्ड मिला, वो रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट एंड जो एक ट्रॉफी होती है। सो उनसे डिस्कशन करना, उनसे मिलना ही पहले तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी, क्योंकि जबलपुर मध्य प्रदेश से मुंबई जाना और उनसे मिलना ही एक बहुत बड़ी बात होती है मेरे हिसाब से। एंड उनका एक ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है ना, क्योंकि ऐसे पर्सनैलिटीज़ का ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इतने सारे लोगों का प्यार
प्यार, हर चीज़, मतलब सिर्फ प्यार नहीं, नफरत भी, सब हैंडल करना, तो आपका ऑरा काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो उनसे मिलते ही वो एक जो अंदर से एनर्जी आपकी बूस्टअप होते रहेंगे, हाँ कि आप कुछ कर रहे थे, आपको उसका रिवॉर्ड मिलते जा रहा है। फिर उनसे एनर्जी के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ, फिर हमने एक रेकी सेशन किया, एंड देन उसके बाद एक बॉन्ड क्रिएट हुआ। फिर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ थे, बट वही है कि अमिताभ बच्चन जी से पहली बार जो मुलाकात थी वो मैं किसी और सेलिब्रिटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, वो है। एंड भाई आपने बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ के साथ इंटरेक्शन किया है, पॉलिटिशियंस एंड सेलिब्रिटीज़, तो इन जनरल आम लोगों से मिलना और सेलिब्रिटीज़ से मिलना, कुछ आपको एनर्जी वाइज डिफरेंस लगता है कि सेलिब्रिटीज़ थोड़े इनसिक्योर होते हैं, दैट्स वाई दे रिक्वायर द हीलिंग प्रोसेस, आम लोगों से ज़्यादा, और पॉलिटिशियंस के लिए भी सेम, कि इनसिक्योरिटी लगती है उनके प्रोफेशन में कि यार कहीं हम ये लूज़ ना कर दें, वो वाला रहता है, या बेटरमेंट के लिए करते हैं, कैसे क्या रहता है? ऑफ कोर्स सी सेलिब्रिटीज़ का मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि उनकी कुछ अलग से प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वही है कि हमारे लिए कुछ चीज़ छोटी प्रॉब्लम होगी, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी, हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम बड़ी है, उनके लिए छोटी है। तो प्रॉब्लम्स ऐसी डिफरेंट नहीं होती हैं, बट हाँ प्रॉब्लम्स हम सबके पास हैं। हमें दूर से लगता है, मतलब मुझे भी पहले लगता था कि सेलिब्रिटीज़ हैं उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, दिखाते बहुत अच्छा है इंस्टा सोशल लाइफ, हमें भी आई गेस फील होता होगा कि हम सोशल मीडिया में कुछ दिखा रहे हैं, हमारे पर्सनली कुछ और चल रहा है। तो प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली है, मतलब पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, बहुत सारे एक्टर्स। और ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के साथ नहीं, सभी के साथ आई थिंक, मतलब जो नॉर्मल बंदा भी इंस्टा चला रहा है तो वो अच्छा ही दिखा रहा है अपने आप को, कोई अपनी वाला प्रॉब्लम नहीं बता वही रहा। है कि कुछ लोग बड़े बनने के प्रोसेस में हैं, कुछ लोग बड़े बनने के बाद उसको मेंटेन करने के प्रोसेस में हैं, और आई गेस वही है उनके लिए शायद कुछ और गोल हो। फॉर एग्जांपल मेरे लिए अभी एक सर्टेन स्टेज के बाद एक गोल है, बट कोई ऐसा बंदा है जो पहले से उस गोल पे है लेकिन उसके लिए वो एंड नहीं है, तो उसको और भी कुछ नया अचीव करना है। तो जो भूख मेरे लिए अभी ये फर्स्ट स्टेप पहुंचने की है, उसकी सेकेंड स्टेप में पहुंचने की भूख है। तो वही है कि अचीव करने के लिए आप रेकी के थ्रू, एनर्जीज का सपोर्ट, क्योंकि मोर देन एनीथिंग स्पिरिचुअल सपोर्ट बहुत नेसेसरी होता है आपके लाइफ में, मेंटली ग्रो करने के लिए, फिजिकली ग्रो करने के लिए। भाई जैसे आप बहुत सालों से कर रहे हो और अभी आप प्रोफेशनली भी ये कर रहे हो, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन द पीपल जो मेडिटेशन नहीं करते या इस चीज़ पे काइंड ऑफ बिलीव नहीं करते कि यार मैं क्यों ही करूं, मतलब मैं मैं अपने लिए कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने आज तक नहीं करा इन माई लाइफ, इंटायर लाइफ मैंने आज तक नहीं करा। मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे कभी नीड नहीं हुई कि मुझे स्टेबल होना या कुछ भी, मतलब ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ। तो आपका टेक क्या है उस चीज़ पे, वो अपनी एक बताओ। सी मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको एक्चुअली एक पाथ में कनेक्ट करती है। आप ऑफकोर्स अपने एक लाइफ के पाथ में हैं ही, बट उस पाथ में विद द सोर्स ऑफ एनर्जी अगर आप चलेंगे ना और खुद के साथ कनेक्ट होके, तो आप उसमें डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट ऑरा या एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ ग्रो करेंगे। बेटर वर्जन यू कैन से। एंड मेडिटेशन आप 21 दिन भी लगातार करेंगे ना तो आपको मेजर चेंजेस दिखेंगे, मेंटली कहें, फिजिकली कहें, जो भी, अगर फिजिकल इश्यूज भी अगर आप फेस कर रहे हैं थोड़े बहुत, तो वो भी आपको उसमें भी चेंजेस दिखेंगे। आपको मेंटली आप ऐसा तो नहीं है आप 100% स्टेबल हैं अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल मैं भी, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम 100% स्टेबल, कभी स्ट्रेस तो सभी को आता है, बट आप उस जो मतलब कर भी रहा है उसको भी स्ट्रेस फील होता ही है। स्ट्रेस डेफिनेटली, सी स्ट्रेस नहीं खत्म हो जाएगा, मेडिटेशन करने से स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। आउटर वर्ल्ड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट उस स्ट्रेस को उस स्ट्रेस को आप मैनेज कैसे करोगे, उसका जो इफेक्ट है वो कम, इफेक्ट कैसे कम होगा या आप उसको हैंडल कैसे करोगे, वो बेटर करता है आपका मेडिटेशन। एंड मेडिटेशन इज समथिंग जो आपको अलाइन करता है अपने आप से। एक बार आप कनेक्ट हो गए, देन यू कैन हैंडल एनीथिंग, यू कैन मैनेज एनीथिंग। मेडिटेशन से मतलब तुम अपने आप को ज़्यादा जान लेते हो, ये कह रहे हो। और अगर बंदा बोले हम तो जानते ही हैं पहले से क्या ही लोड है, क्या ही दिक्कत है, तो वो बस ऊपरी बोल रहा है, जानता नहीं है। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसने वो प्रैक्टिस ही नहीं करी ना। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन इज द मेन एंड प्योर कनेक्शन। उसके अलावा अगर आप किसी और तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, है ही नहीं उसके अलावा कोई और तरीका। मतलब अगर तूने करा फिर अभी तो जो बोल रहा है और 21 दिन बाद जो बोलेगा उसमें तुझे खुद को डिफरेंस दिख जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल जो इस एटीट्यूड में बोल रहा है और ईगो में बोल रहा है कि मेरी एनर्जीज तो हैं ही अलग, तो भाई उसको मेडिटेशन करने की और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एटीट्यूड और ईगो सबसे बड़ा इशू है। अच्छा, तो भाई अब बात करते हैं टैरो की। क्या होते हैं टैरो कार्ड्स? मैंने बस एक कहावत सुनी है कि कार्ड्स नेवर लाए।
सी मतलब बेसिकली टैरो इज समथिंग, ये कार्ड्स नॉट लाई के अलावा भी एक है कि भविष्यवाणी बता देगा, फ्यूचर प्रेडिक्शंस। टैरो कार्ड मतलब सुनते ही लोगों को लगता है कि तोता होगा, एक कार्ड्स पिक करेगा आके, तो हाँ, ये एक तरीके की भविष्यवाणी है कि मेरे पास ये बड़ी गाड़ी होगी या ये होगा। नहीं सी मतलब टैरो इज नॉट एट ऑल फ्यूचर प्रेडिक्शंस, क्योंकि मोस्टली ये मिथ है कि भविष्यवाणी बताता है, एंड टैरो इज लाइक कि जो बताएगा वो होगा 100%। तो इसके ये जो एक सेंटेंस है, इसके पीछे एक प्रोसेस है। लोगों को लगता है कि बता रहा है और ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो टैरो इज जस्ट प्रेजेंट सजेशंस, टिप्स एंड गाइडेंस। आप प्रेजेंट में कहाँ सही जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो, प्रेजेंट में आपको क्या चेंजेस करना चाहिए, क्या ऐसा क्या सही कर रहे हो जो आपको एक्चुअली में कंटिन्यू करना चाहिए, आपका पाथ सही है गलत है। आप बेसिकली ओवरऑल यही होता है कि आपकी हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस चीज़ से खुश होंगे, ऑफ कोर्स अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आप उससे ही खुश होंगे, तो उससे रिलेटेड सजेशंस मिलते हैं। एंड फिर आपको अगर वो सजेशंस फॉलो करते हैं अगर आप, तो आपको फ्यूचर में क्या क्या अचीव हो सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट कि कर्म से आप पीछे यहाँ भी नहीं हट रहे। कर्म आपको करना है, सजेशंस आपको फॉलो करने ही है। सो देयर इज नथिंग लाइक कि आपको मैंने बोल दिया टैरो के थ्रू कि ये अचीव करेंगे एंड 6 महीने बाद आप बिना कुछ किए आपको अचीव हो जाएगा। चलो रेकी तो समझ आया, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। एंड हाउ इज टैरो डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी? सी टैरो हम रेकी के थ्रू एनर्जाइज करते हैं, एंड टैरो अच्छा, टैरो एंड रेकी आर कनेक्टेड? ऑफ कोर्स टैरो लोग करते हैं तो अलग अलग हीलिंग थेरेपीज से मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप टैरो कर रहे हैं तो एनर्जीज के कनेक्शन के थ्रू करें। तो लोग प्राणिक हीलिंग या दूसरी हीलिंग थेरेपीज के थ्रू भी करते हैं, बट एक एनर्जी का सोर्स आपके पास होना चाहिए जिसके थ्रू आप एनर्जीज को मैनेज कर रहे हो। और मैंने ऐसा भी सुना है कि कार्ड्स आपकी एनर्जी पकड़ते हैं, तो वो दैट इज थ्रू रेकी आपकी मेन सोर्स है, और उस एनर्जी सोर्स के थ्रू टैरो कार्ड्स बंदा जो जानना चाह रहा है उसकी एनर्जी पकड़ेंगे, ऐसा? एग्जैक्टली मतलब फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये बैठे हुए हैं, कार्ड्स ओपन है, तो कार्ड्स ओपन कर ले क्या? खोल ले क्या कार्ड? खोल ले क्या? खोल लो। चलो लेट्स डू इट। सो या मैं जैसे कि बोल रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इनका टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा हूँ तो इनका नेम, फोटो तो ऑफ कोर्स नेसेसरी नहीं है अगर हम 1-on-1 कर रहे हैं, तो नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से कार्ड्स को एनर्जाइज करते हैं थ्रू रेकी। तो आपका, मेरा और कार्ड्स का एक कनेक्शन हो जाता है। तो आपका जो भी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो भी आप कार्ड पिक कर रहे हो, तो आप कार्ड, इसमें 78 कार्ड्स होते हैं, तो उनमें से कुछ जो भी मेरे इंट्यूशन के बेसिस पे रहता है कि मेरे को कितने कार्ड्स पिक करवाने हैं। सो वो कार्ड्स के 10 से 15 अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, एंड उसके साथ कौन सा कार्ड आ रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो इट्स अ होल कनेक्शन की मतलब मेरा कार्ड्स के तरफ कनेक्शन एंड आपका कार्ड्स के तरफ कनेक्शन, एंड मेन इंटेंशन इज कि आंसर चाहिए, मेन इंटेंशन की गाइडेंस चाहिए, सजेशन चाहिए। सो तो अगर रेकी करने वाले का मतलब सॉरी टैरो कार्ड रीडर का इंटेंशन नहीं है तो रिजल्ट्स और आंसर्स डिफर कर सकते हैं? तो हमें कैसे पता चलेगा कि बिना जाने की टैरो कार्ड रीडर अच्छा है यार? मतलब आपको तो हम ट्रस्ट करते ही हैं, बट वैसे जनरली लोग किसके पास क्योंकि पागल बनाने वाले भी लोग हैं। कि मतलब अगर गाइडेंस गलत हो गई तो ट्रैक ही बदल जाएगा लाइफ का। सी वो ऑटोमेटिकली पता है क्या होता है कि जब आप गाइडेंस ले रहे हो या गाइडेंस के पहले भी आप ऑटोमेटिकली ड्राइव करते हो टूवर्ड्स गेटिंग द गाइडेंस। अगर आपको एक्चुअली उस टाइम पे गाइडेंस की ज़रूरत होती है आप तभी टैरो करवा पाते हो आई गेस। एंड बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स हैं, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग करवा के आए हैं मेरे पास टू गेट टैरो कार्ड रीडिंग डन अगेन, सो उनको ऑटोमेटिकली वो वाइब समझ में आती है कि उनको फॉलो क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको कुछ बताऊंगा तो ये किस एनर्जी के साथ लेंगे वो मेरी और एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एनर्जीज़ कैसी हैं। अगर पॉजिटिव एनर्जीज़ होंगी तो उतना इंटेंसली उनको हिट होगा और वो उसको फॉलो करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट कि एनर्जीज़ आपका बुरा तो नहीं होने देंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सामने कोई ऐसा टैरो कार्ड रीडर भी बैठा हुआ है कि वो नहीं करना चाह रहा है, उसका इंटेंशन नहीं है गाइड करने का, तो वो इम्पैक्ट ही नहीं करेगी, आपके अंदर इम्पैक्ट ही नहीं जाएगा उस एनर्जी का उतना। मतलब एनर्जीज ही सुपीरियर हैं इन एनी केस। टैरो कार्ड रीडर इज नॉट योर गॉड कि आपको बता के चला गया तो आपकी जिंदगी उधर उधर हो जाएगी। लेट्स डू इट। करें स्टार्ट? या डेट ऑफ बर्थ बताओ। नेम और डेट ऑफ बर्थ। नेम पीयूष
और डेट ऑफ बर्थ है 15/10/1993। जी बताइए क्वेश्चन। सो अभी मैं मतलब जो मुझे फील हुआ कि कुछ ऐसे कंफ्यूजन्स कुछ टाइम से क्रिएट हो रहे हैं जिसका मेजरली ओवरथिंक चल रहा है कि मतलब नॉट जस्ट करियर वाइज बट और भी कुछ हैं प्रोस्पेक्ट्स लाइफ के जहाँ कुछ कंफ्यूजन्स हैं या कहीं स्टक फील कर रहे हो जिसकी वजह से ओवरथिंक हो रहा है आपका। और एक कंक्लूजन में या तो अभी रिसेंटली ही पहुंचे हो आप या तो अभी कंक्लूजन नहीं मिल पाया है या तो मिलने वाला है क्योंकि है कि अभी मोस्टली है कि नहीं मिला है बट मिल भी गया होगा अगर 10-15 दिन के अंदर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो बहुत जल्दी मिलने वाला है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। तो पहले तो आप सबसे पहले जो मैं पूछना चाहता हूँ, चलो ये तो अलग बात हो गई, करियर वाइज आप थोड़ा बताओ कि फिल्मों में है या नहीं या फिर और आगे मतलब नेक्स्ट स्टेज क्या हो सकती है। और मेरे को क्यों देख रहा है? तेरा रिएक्शन देख रहा हूँ। कोई भी 3 कार्ड्स, कोई भी 3, ओके। फ्लिप नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे रखना। आपके आगे रख दूँ? हाँ थोड़ा उठना टच कर दे वो अच्छा, आप पिक कर ठीक लेना, है। वो इजी रहेगा। बे करंट थोड़ी मारेंगे। तू तो आज भी कंफ्यूज लग रहा है। ओके भाई, चीज़ें डेफिनेटली हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जुलाई या अगस्त से एनर्जीज दिख रही हैं कि अगर आप करियर वाइज एक्चुअली उतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाया होता जो आप अचीव करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली वो होता। बट कुछ टाइम से कुछ डाइवर्जन्स दिख रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस दिख रहे हैं जिसकी वजह से आपने 100% नहीं दिया है टूवर्ड्स व्हाट यू आस्क्ड फिल्म्स एंड ऑल के लिए। क्योंकि मोस्टली जुलाई या अगस्त में या मैक्स सितंबर तक वो आप अचीव कर सकते थे कहीं ना कहीं, बट उसके पहले ही मे बी इस साल के स्टार्टिंग में या मार्च अप्रैल में कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हुए हैं जिसके वजह से आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। मे बी जिसके वजह से यू फेस लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग या थोड़ा नींद का भी इशू हुआ है। नींद का तो बहुत इशू है ये मतलब किस ओवर थिंकिंग की वजह से या कुछ ऐसे स्पेसिफिक बोल सकता हूँ, मतलब ओपनली ऐसा कोई इशू नहीं है ना। सो ओवर थिंकिंग या इन सारी चीज़ों के वजह से जो भी डिस्ट्रैक्शंस हुए थे, क्योंकि अगर आप 100% दिया होता आपने तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जुलाई अगस्त तक है था। बट अगर अब नहीं ऐसा मैं ऐसी रीडिंग कर ही नहीं सकता कि था और अभी नहीं है। सो अगर मेरे पास कंक्लूजन होता है तभी मैं ये बोल सकता हूँ कि था। सो मोस्टली अगर अभी जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, एक कंक्लूजन मे बी उसके रिगार्डिंग ही हो सकता है जिसके बारे में मैं पहले बोल रहा था। तो मोस्टली अगर वो बहुत जल्दी इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर फर्स्ट मंथ तक वो कंक्लूजन एंड होता है, वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, तो आई विल जस्ट सजेस्ट अगर आपको सच में अचीव करना है व्हाट यू आस्क्ड, सो कंटिन्यूसली 3 से 4 महीने आपको अपना 100% देना होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं 100% नहीं दिया गया है जो आपने पूछा है उसको अचीव करने के लिए। सो अगर आप करते हो अपना 100% तो मार्च अप्रैल या मई तक आपको कुछ अचीव हो सकता है related to films में being an actor in that or related to that field, so that will be good. मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूँ इस बिहाफ पे। एक्चुअली जो आपने कहा कि आपने 100% नहीं दिया, तो बेसिकली उस टाइम से, क्योंकि हम साथ में काम कर रहे हैं, पहले हम स्केचेस बनाते थे, एक्टिंग वाली वीडियोस बनाते थे, बड़ी वीडियोस बनाते थे, अब हमने वो थोड़ा कट करके पॉडकास्ट और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई, एक्टिंग थोड़ी कम हुई है। तो इज दैट कुड बी द रीज़न? That could be, but something related, majorly something related to him, माइंड में ओके, गॉट इट। not related to, of course, चेंजिंग द फील्ड ऑफ वर्क वो नहीं, मतलब जॉनरा ऑफ वो
वो नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैटर कर रहा है, बट मोर देन दैट देयर समथिंग एल्स जो मुझे फील। एक बता दो, लव लाइफ का बता दो, बस शादी का बता दो, घर वाले थोड़े खुश हो जाएंगे। कुछ पूछा है? शादी का भी नहीं, मतलब इन जनरल लव लाइफ, दैट्स इट। ये तो जरूरी है आंसर। इससे रिलेटेड ही कंक्लूजन है क्या? हो सकता है ये वाला। इससे रिलेटेड 100% नहीं आ पा रहा। 2 कार्डों पे तो उंगली रख रहे हो तुम। नहीं, एक पे रखी थी रूप। अरे नहीं यार, कंसंट्रेट करो भाई आप प्लीज। ओके, एक और कार्ड। एक और कार्ड। ओके भाई, सी रिलेशनशिप वाइज या पर्सनल लाइफ वाइज एनर्जीज मुझे इन जनरल अच्छी दिख रही है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आपके ही कुछ स्टेप्स के वजह से या तो यू आर स्टक ऑन समथिंग, या तो कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आप सोच नहीं पा रहे हो कि आपको अगला स्टेप क्या लेना चाहिए, या आपको अभी से मूव कहाँ करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अभी मेरा सजेशन यही है, क्योंकि रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ या मैरिज एनर्जीज अच्छी हैं, देयर विल बी नो नेगेटिव ग्लिचेस, या थोड़े बहुत अगर जो भी हैं भी तो वो सबके लाइफ में होते हैं, तो स्पेसिफिक करने की ज़रूरत नहीं है उसका। बट अभी आई जस्ट सजेस्ट कि अभी 1-2 महीने 3 महीने, थोड़ा एटलीस्ट 2 महीने इस पे इतना ज़्यादा अपना थॉट प्रोसेस मत दो आप, क्योंकि मेजर आई से कि 60 to 70% ऑफ थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीज़न से उस तरफ फोर्सफुली जा रहा है कि मुझे देना पड़ रहा है अपना थॉट प्रोसेस का टाइम 60% इस स्पेसिफिक टॉपिक में। तो जस्ट सी कि अभी 1-2 महीने थोड़ा फ्री हो। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल भी मत दो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो अभी आप, आई एम नॉट से कि बिल्कुल भी मत दो अपना थॉट प्रोसेस या टाइम उस तरफ, बट बैलेंस करके करो और प्रियोरिटाइज करके करो, अब ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि एनर्जीज अच्छी हैं इन फ्यूचर, बट अभी जस्ट 1-2 महीने थोड़ा जो ग्लिचेस हैं या जो भी इम्बैलेंसेस हैं या जो आप स्टक फील कर रहे हो अपने ही कुछ स्टेप्स के वजह से, 100% आपके रीज़न के वजह से नहीं, बट मोस्टली 70 to 80% बिकॉज ऑफ यू आप एक स्टक पोजिशन में फील कर रहे हो। सो वो एक सर्टेन टाइम के बाद वो बैलेंस हो जाएगी। 1-2 महीने अगर आप थोड़ा आप अपने तरफ से ये वाला एफर्ट लगाओगे ना बैलेंस होने का, दैट विल बी गुड। और या फिर अगर कंप्लीटली सोचना बंद कर देता हूँ इस बारे में और 2 महीने बाद, ऐसा नहीं अपने आप ठीक हो जाएगा। ये मत सोच कि इसके बारे में बंद करता हूँ तो ज्यादा सोचेगा। वही होगा ना कि अभी मैं आपको बोलूंगा कि रेड एलिफेंट के बारे में मत सोचना, तो हाथी भले काले कलर का होता है लेकिन आप लाल कलर का सोचोगे। सही बात है, सही बात है, ठीक है, माइंड में रखूंगा मैं। भाई ये तो लाइव एग्जांपल देख के तो हमें यकीन हो गया कि कुछ तो यूनिवर्स हमें गाइड करना चाहता क्योंकि आपने जो बोला इसके बारे में हमको भी पता है थोड़ा थोड़ा। हम तीनों ही एक्चुअली सोच रहे कि बिल्कुल ऑन पॉइंट बोला है आपने। भाई तो अब इस कॉन्सेप्ट को, इस हेल्प को हमें अगर आगे ले जाना हो तो एक ऑब्स्टेकल आता है अंधविश्वास आम जनता के माइंड में कि यार क्या ज़रूरत है, तुम अपने कर्म अच्छे रखो सब अच्छा ही होगा। ये एक जनरल बिलीफ है लोगों का कि भाई नीयत साफ रखो, कर्म अच्छे रखो, यूनिवर्सल टैगलाइन है, एंड विच इज़ एक्चुअली ट्रू। तो इसको आपको क्या लगता है आगे ले जाने के लिए, लोगों में एक्सेप्टेंस लाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए? सी मोर देन टैरो, ऑफ कोर्स टैरो आई गेस बहुत सारे लोगों को पता भी है। टैरो एंड रेकी बोथ में पूरा हाँ। सो सी टैरो तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को पता ही है, बट टैरो के रिलेटेड जो मिथ्स हैं कि भविष्यवाणी करता है या समथिंग रिलेटेड टू दैट, वो एक चेंज करना है। क्योंकि टैरो इज़ जस्ट कि आप एक सर्टेन स्टेज पे हो आपके लाइफ में जहाँ आपको एक कंफर्मेशन चाहिए या एक गाइडेंस चाहिए जो आपको एनर्जीज़ के थ्रू मिलती है। सो इसके लिए डेफिनेटली मोर देन टैरो हमें पहले एनर्जीज़ के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा कि एनर्जीज़ क्या हैं, क्योंकि टैरो एंड ऑल तो सेकेंडली आते हैं, पहले एनर्जीज़ लोगों को नहीं पता है। एनर्जीज़ की भी बात अगर स्टार्ट होती है, मेडिटेशन की भी बात स्टार्ट होती है, तो लोगों को लगता है कुछ पाठ कर रहे हैं या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं रैंडमली हॉस्टल में हूँ, अगर वहाँ अगर मैं मेडिटेशन करूँ तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, यहाँ बैठ के ध्यान कर रहा है, कुछ तो अंधविश्वास से रिलेटेड कर रहा है। पहले लोगों को एनर्जीज़ के बारे में बताना है, मेडिटेशन होता क्या है, क्योंकि ये बेसिक है।
इसमें हम अगर रेकी ऐड करेंगे या टैरो ऐड करेंगे तो लोगों को लगेगा ये पैसे कमाने के नए तरीके। जैसे कोविड के टाइम पे भी हमने रेकी हीलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी कोविड पेशेंट्स थे उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग की है, मोर देन 150 प्लस कोविड आपने पेशेंट्स, बहुत सारे ठीक भी करे। हाँ 150 प्लस 200 केसेस ठीक हुए थे। उस टाइम में हमारा ये इंटेंशन नहीं था कि उससे हम पैसे कैसे कमाएं, लेकिन अगर इसमें हम पैसे ऐड करते कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पैसों के थ्रू हीलिंग हो रही है, तो उस टाइम पे रेकी लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। लोगों को लगता है कुछ नई चीज़ ले आए हैं मार्केट में, कोविड आया है तो एक और तरीका लोगों ने अपना लिया है पैसे कमाने का। सो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया। तो मोर देन रेकी और टैरो हमें पहले मोर देन रेकी एंड टैरो हमें एनर्जीज के बारे में मेडिटेशन लोगों को बताना होगा जो लोग खुद से कर सकते हैं। तो अभी जितने भी स्कूल्स हैं हम लोग वहाँ मेडिटेशन इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। सेंट्रल जेल इंदौर, येरवाड़ा जेल पुणे और इवन दुबई पुलिस में हमने मेडिटेशन इम्प्लीमेंट करवाया है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो मेरे अंडर रेकी हीलिंग सीखा है जिन्होंने, तो वो वहाँ पे हर वीक या 15 डेज़ में जाके मेडिटेशन कर रहे हैं। और जेल के इनमेट्स के साथ स्कूल्स में ऑफ कोर्स एक प्रोसेस चालू है, बहुत सारे स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करवाना है, क्योंकि स्कूल्स में अगर आ गया, एक बार एजुकेशन में आ गया तो देयर इज अ आई गेस तो जनरेशन ही चेंज हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सोचो ना, पूरे एक स्कूल के जितने बच्चे मेडिटेशन कर रहे हैं एक अलग माइंडसेट में, तो वो एक ऑरा ही कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। जो छोटी छोटी चीज़ें, छोटे जो मुद्दे बन रहे हैं आज के टाइम में, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो रिलीजन में हो, चाहे वो XYZ किसी भी मुद्दे पे हो, मेन यही दो चलते हैं आज के टाइम में मेरे हिसाब से। तो ये बहुत कम हो जाएगा। सो ये एक इंटेंशन है। रेकी से रिलेटेड मैंने और मेरी सिस्टर ने एक बुक भी लिखी थी जिसमें हमने रेकी के बारे में एक ब्रीफली लोगों को बताया है कि इतनी मोटी बुक भी नहीं है कि बुक देख के डर जाए इंसान की बुक नहीं पढ़ना। तो एक छोटा ब्रीफ तरीके से कि रेकी क्या है आप समझ जाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे तरीके हैं जिसके थ्रू कोशिश जारी है जिसके और अगर पॉडकास्ट देख के किसी का मन करे कि हाँ मैं मेडिटेशन शुरू करता हूँ, सो उसके लिए कुछ है गाइडेंस कि आप इनिशियली आप बैठ जाओ ये पॉडकास्ट देखने के बाद आंख बंद करके। अभी मेडिटेशन सुन के आप लोग, मतलब आप लोग या जो भी लोग देख रहे हैं उनको यही लग रहा होगा कि सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करना है या समथिंग लाइक दैट, और कहाँ आधे घंटे 1 घंटे बैठ पाएंगे। तो अभी जो लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ 7 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। उनको कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि माइंड रोकना है या न्यूट्रल करना है, ज़ीरो थॉट, ये सब स्ट्रेस ही मत लीजिए, क्योंकि अगर ये पहला स्ट्रेस आ गया मतलब मेडिटेशन करने का मेन मुद्दा ही चला गया, ब्लॉकेज आ गया एक। मेडिटेशन करना मतलब आप स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो माइंड रिलैक्स होना चाहिए, आप कंफर्टेबल होना चाहिए। पहले आप दोस्ती कर लीजिए, उसके बाद एक रिश्ता बनाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेडिटेशन आप 7 मिनट से स्टार्ट करिए, सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करिए। आज के टाइम पे ब्रीदिंग भी बहुत सारे लोग गलत तरीके से कर रहे हैं। सो मोस्टली जब भी मेडिटेशन कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप मेडिटेशन से सही प्रोसेस स्टार्ट करिए ब्रीदिंग का। नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ना है, और जब आप सांस ले रहे हैं तब आपका पेट बाहर आना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तब पेट अंदर जाना चाहिए। तो ये एक सही प्रोसेस है ब्रीदिंग का। सिर्फ ये ब्रीदिंग प्रोसेस अगर आप अपनी लाइफ में सही कर लिए, बहुत सारे लोग सही भी कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से 70 to 80% लोग ब्रीदिंग एक गलत प्रोसेस के साथ कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस से अगर आप ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको आपके लाइफ में फिजिकल हेल्थ में काफ़ी चेंजेस दिखेंगे, प्लस मेडिटेशन के टाइम पे ये ब्रीदिंग करेंगे तो आपको मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी चेंजेस दिखेंगे। किसी भी टाइम पे उठिए, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट कंटिन्यू करिए एटलीस्ट 21 डेज़। अगर आपको लगे कि 2 दिन 3 दिन मेडिटेशन करके आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वही 2 दिन करने के बाद आपको लगेगा अगर आयुष तो बोल रहा था मेडिटेशन करने से ये चेंजेस आए वो चेंजेस आए, हाँ क्या पॉडकास्ट करके चला गया। भाई बहुत सी जनता है जो, जैसे आप हीलर हो, आप रेकी मास्टर हो, वो बनना भी चाहती है, वो जानना भी चाहेगी। जैसे आपने कोविड में फ्री ऑफ कॉस्ट किया, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बट अदरवाइज आप चार्ज करते हो, वो मतलब इसमें पैसा है अच्छा खासा है, क्या सीन क्या, मतलब अगर कुछ आप कितने कमाते हो ये भी बताओ। ऑडियंस जो ये करना चाहती है वो जानना चाहेगी, ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है। सी डेफिनेटली अगर मैं इसको उस प्रोस्पेक्ट से बात करूं तो डेफिनेटली चार्जेस हैं, एंड रेकी सिखाने के भी हैं, रेकी करने के भी हैं, टैरो के भी हैं, बट स्पेसिफिकली रेकी में, टैरो में दे आर फिक्स चार्जेस, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कर सकते हो कुछ भी जितना भी आपको मन है। रेकी में देयर आर स्पेसिफिक चार्जेस, बट एक सर्टेन वही आता है, अगर आप दे सकते हो तो आई एम गोना टेक,
मेरे हिसाब से वो कुछ गलत नहीं है, बट सामने वाला अगर दे नहीं पा रहा है तो आप एक एनर्जी एक्सचेंज के लिए एक आप दिया भी जला सकते हो, सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड फीलिंग के साथ। एक एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है। आप एक का सिक्का भी दोगे तो विल डू द रेकी। बट वही है कि अगर आप दे सकते हो तो यार वही है कि आप दे सकते हो तो मैं क्यों नहीं लूँगा। बट इसको बैलेंस करने के लिए वही है कि जो नहीं दे रहा है उसकी भी करनी ज़रूरी है, हम उसको मना नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई प्रोफेशनली कर रहा है, उसको अपना घर भी चलाना है तो मतलब मोस्टली अभी एक ऐसे स्टेज में हूँ मैं जहाँ मैं डायरेक्ट पैसों से रिलेटेड बात नहीं करता हूँ, ना ही मेरे क्लाइंट से, ना ही इंस्टाग्राम में। मोस्टली टीम हैंडल करती है। बट चार्जेस मेरी टीम को मैंने बोला है, अगर कोई भी तरह का ऐसा कोई इंसान आ रहा है जिसको फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 रुपये बोले हैं फॉर एग्जांपल, तो वो अगर बोल रहा है मैं 2 रुपये ही दे पाऊँगा, तो उसको मना आप नहीं करोगे, ये फॉर श्योर है। क्योंकि वहाँ एक बार जहाँ मेरा पैसे का इंटेंशन आ गया, वहाँ मैं हीलिंग नहीं कर पाऊँगा किसी की भी। क्योंकि इंटेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हीलिंग में। पैसा अगर प्रियोरिटी में है देन आई विल जस्ट से कि आप हीलर मत बनिए। पैसे कमाने के इंटेंशन से मत आइए। आप एक बार हीलिंग में आएंगे इस फील्ड में, यू कैन चार्ज, यू विल हैव मनी, देने वाले बहुत हैं। बट इस इंटेंशन से मत आइए कि देने वाले बहुत हैं इसलिए आना है मुझे। देने वाले नहीं हैं उस इंटेंशन से आइए। अच्छा, मेरे को जाते जाते एक क्वेश्चन आ रहा है ब्रदर। कभी कभी आप एज अ हीलर भी काफ़ी दुनियादारी में रहते हो, आपके साथ भी बहुत चीज़ें होती हो तो आप इंसान ही, अलग माइंड स्टेट, अलग फेजेस में लाइफ चलती है। बट कहीं पे आपको एक जेन्युइन हीलिंग प्रोवाइड करनी है जहाँ पे बहुत अर्जेंट है, तो उस स्टेट ऑफ माइंड में आप आ जाते हो क्विकली टू हील समवन, या फिर कभी ऐसा होता है कि यार मैं 100% नहीं दे पाऊँगा पर देना ज़रूरी है, तो कैसा उसके बारे में कुछ स्ट्रगल है? स्ट्रगल नहीं है, ऑफ कोर्स ऐसा बहुत बार होता है। तो अगर ऐसी किसी सिचुएशन में हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी मैं सिचुएशन नहीं बताता हूँ किस सिचुएशन में, बट अगर किसी सिचुएशन में हूँ जहाँ इंस्टेंटली मैं हीलिंग में नहीं जा सकता, तो आई नीड एटलीस्ट 7 to 10 minutes ऑफ मेडिटेशन बिफोर डूइंग समवन्स हीलिंग। बट हाँ, करना डेफिनेटली पड़ता है क्योंकि ये एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी कैन नॉट बैक ऑफ, एंड आई गेस मेरे को बैक ऑफ करने का काम और अब आपने अपने माइंड को इतना ट्रेन कर लिया कि उस 7 to 10 मिनट्स में आप बाहर की दुनिया भूल जाओ कि जो मेरे साथ हुआ वो एक तरफ है, अभी मुझे इस पे, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। और अभी पॉडकास्ट खत्म नहीं करते हैं, मेरे को ये पूछना है कि आप में से मेडिटेशन कौन करता है? अरे ये तो यही करता है बस। मैंने करी थी कोशिश 10 दिन बस, उसके बाद नहीं हो पाई। इसको मैं दोनों को एक्चुअली बहुत बोला है कि भाई करो इसको, तो मैंने गाइडेड मेडिटेशन, मैं एक्चुअली श्री रविशंकर जी को फॉलो करते हैं, तो उनके बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस, चक्रा मेडिटेशन और ऑरा मेडिटेशन, बहुत सारे मेडिटेशंस हैं जो मैं रेगुलरली प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने इसको भी भेजे थे। तो आपको क्या चेंजेस? मेरे को तो डेफिनेटली, मैं तो बहुत फेवर में हूँ मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के, तो मेरे को तो बहुत चेंजेस दिखे हैं ऑफ कोर्स अपनी लाइफ में। हाँ, बेसिकली जैसे मतलब आपने कहा आपके डैड ने आपको बोला करना चाहिए, मेरे डैड ने मुझे कभी बोला नहीं, अगर बोलते ना मैं करता भी ऑनेस्टली। मतलब जैसे मेरे डैड रहे हैं मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ, और मतलब टच वुड वो सक्सेसफुल हुए अपनी लाइफ में, सब कुछ सही रहा है, तो क्यों करूँ? मतलब वो नीड नहीं दिख रही मेरे को, वो वाला सीन है। ऐसा ही मेरा रिस्पॉन्स होता है। ओके, अच्छी बात। यही है, क्योंकि मतलब डैड को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ ऑनेस्टली। चलो तो ख़त्म करते हैं गाइज। उम्मीद है आपको ये डिफरेंट पॉडकास्ट देख के मज़ा आया होगा, और अगर आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट चाहिए और आयुष भाई के साथ ही और पॉडकास्ट चाहिए तो कमेंट कर दो। अब तो हमारी दोस्ती हो गई, तो भाई हम भी अपने पत्ते खुलवाने वाले हैं ऑफ कैमरा। तो चलो मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। और फिलहाल आयुष के यूट्यूब चैनल का गोल बटन यहाँ आ रहा होगा, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, भाई की ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन पे जाके। हाँ, ये रेगुलरली शॉर्ट कंटेंट भी डालते हैं, न्यूमेरोलॉजी से रिलेटेड, रेकी से रिलेटेड, जैसे इन्होंने बताया। इनकी बुक है, बहुत सारा ज्ञान है जो आप जाके बटोर सकते हो। अच्छी चीज़ है, अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, ज़रूर करो। एंड मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। सब्सक्राइब बाय बाय, डू सब्सक्राइब।